चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा। इसके लिए आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज से हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, हर्बटपुर में इन 4 जगहों पर रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। यात्रियों के लिए होल्डिंग पॉइंट्स और हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। तो आज से देखिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। बाबा केदार के कपाट खुलेंगे 2 मई को। उनकी डोली रवाना होगी और 2 मई को जब डोली पहुंचेगी मंदिर, उसके बाद आम भक्तों के लिए कपाट खोले जाएंगे। लेकिन अगर आप दर्शन करना जाना चाहते हैं, दर्शन करने के लिए रवाना होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यदि आप नहीं कर पाए हैं, चूक गए हैं, तो फिर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए 4 जगह पर काउंटर्स बनाए गए हैं। 20 से ज़्यादा काउंटर्स तैयार किए गए हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, हर्बटपुर में। इन 4 जगहों पर जाकर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और चारधाम यात्रा पर निकल सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ प्रशासन ने चारधाम यात्रा 2025 को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत और तैयारी की है। वहीं दूसरी तरफ जो भक्त पूरे देश और दुनिया से यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों प्रकार के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर भक्तों के लिए खोली गई थी, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से यदि आप चूके हैं तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस पर और जानकारी देंगे हमें हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला हरिद्वार से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे उनकी तरफ। पुलकित, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का हो जाता है, क्योंकि अब कह गया आपके बहुत कम ही दिन बचे हैं या घंटे बचे हैं कि चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। तो वो लोग बेहद उत्सुक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, लेकिन जो चारधाम यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप समझाइए, कहां कहां पर रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स बनवाए गए हैं, कब तक रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे और इस पर किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। पुलकित, ओवर टू यू। देखिए, हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और चारधाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए साइट बनाई गई है, काफी बड़ी साइट यहाँ पर बनाई गई है। और ऋषिकुल ग्राउंड में इस बार 20 काउंटर लगाए गए हैं चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए। पिछली बार ये काउंटर्स की संख्या 14 थी, लेकिन क्योंकि जिस तरह से हर साल दर साल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में रजिस्ट्रेशन कराए जा सके, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा कि अभी 7:30 बजे का समय हुआ है और अब से थोड़ी देर पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू हुए हैं। लेकिन कितनी बड़ी संख्या में, लगभग 1000 की संख्या में जो श्रद्धालु है, तो यात्री है, जो चारधाम यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। और सभी तरह के लोग इसमें जो है दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से, यहाँ तक कि दूसरे देशों से, कुछ नेपाल के लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और काफी उम्मीदवार लोग यहाँ पर है, युवा लोग यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन खुद नहीं करा सकते, क्योंकि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया थी वो काफी समय पहले खोल दी गई थी। इसके लिए जो ऑनलाइन लोग अपने माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते थे अपने कंप्यूटर और लैपटॉप से, उन सभी लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन जो लोग खुद कर पाने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए ठीक है पुलकित, आप नजर बनाए रखें। और देखिए तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण दर्शकों तक पहुंचाना, क्योंकि जो लोग घर बैठे अभी भी सिर्फ देख रहे हैं, प्रोसेस जान रहे हैं, वो घर से निकलें और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। उत्तराखंड में 4 जगहों पर 20 से ज्यादा काउंटर्स बनाए गए हैं। पुलकित, शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। केदारनाथ के लिए 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बद्रीनाथ के लिए 6,50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज जोखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की डोली रवाना होने वाली है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 1 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली। 2 मई को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। संदीप और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, आज बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर दिन
जब बाबा केदार की ओंकारेश्वर डोली जो है वो रवाना होने वाली है, ये डोली जो रवाना होगी, इस पर संपूर्ण जानकारी दे। पंचमुखी डोली कब तक रवाना होगी, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने हैं और आज जो प्रक्रिया होती है, जो पौराणिक परंपरा है केदारनाथ बाबा केदारनाथ यात्रा शुरू होने की, वो ये है कि कल भैरवनाथ की पूजा वहाँ ओंकारेश्वर मंदिर में की गई, जहाँ पर शीतकालीन गद्दी स्थल है। और आज लगभग 10, साढ़े 10 और 11 बजे के बीच वहाँ से जो बाबा केदार की डोली है वो वहाँ पे पूजा अर्चना के बाद वो केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। और जो उसका आज प्रथम पड़ाव होगा वो गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर होगा और उसके बाद दूसरे दिन वो फाटा के लिए रवाना होगी और फाटा में रात्रि प्रवास के बाद वो 31 तारीख को शाम को गौरी कुंड जो मंदिर है वहाँ पर गौरी माई का, वहाँ पर विश्राम करेगी रात्रि को और 1 तारीख शाम को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। और उसके बाद जो 2 तारीख है सुबह 7:30 पर जो वृक्ष लग्न होता है उसमें बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे और उसके बाद जो ग्रीष्मकालीन यात्रा होती है केदारनाथ धाम की वो शुरू हो जाएगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा को शुरू होने में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। धामों के कपाट खुलने की शुरुआत 30 अप्रैल से होगी और गंगोत्री यमुनोत्री से होगी, जबकि 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही यहां पर यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। तीस अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। अब तक करीब 22 लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। सुरक्षित चारधाम यात्रा का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारों धामों के कपाट खुलने के अवसर पर खुद उपस्थित रहेंगे। सरकार का दावा है कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक भंडारा के तहत सेवादारों की एक टीम भी रवाना की, जो विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हो, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। इस बार चारधाम यात्रा से लेकर सामान्य पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जम्मू कश्मीर से टूरिस्ट का रुख उत्तराखंड की ओर हो रहा है। माना जा रहा है कि पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। पिछले साल अकेले चारधाम यात्रा में ही 48 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड आए थे, जबकि इस बार अब तक महज 33 दिनों में ही 22 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, जिससे अनुमान है कि इस बार रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल सकती है। ऐसे में यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए हमारे पास, आप जानते हैं कि कुमाऊं का इलाका है, हमारे पास वैकल्पिक मार्ग हमने खोले हैं। हमने ये भी प्रचार किया है कि डाइवर्सिफाई हम कर रहे हैं टूरिज्म को, ताकि अन्य स्थान जाकर के आप जाके अवलोकन कर सकें और इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकें। तो हमारे पास काफी विस्तृत इलाका है। आपको पता, गढ़वाल का कुमाऊं का इतना बड़ा विस्तृत इलाका है जिसको कोई सीमा नहीं है। लोग वहां जाके अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है। व्यवस्थाएं पटरी पर बनी रहें। मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे हैं। चारों धामों के लिए 4 IAS अफसरों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं पुलिस की ओर से भी एक IG रैंक के अधिकारी की तैनाती की गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन के सहारे चारधाम यात्रा पर पकड़े जाने पर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पिछले साल फर्जी रजिस्ट्रेशन के अलग अलग जिलों से करीब 65 मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन इस बार पुलिस ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। चारधाम ड्यूटी में तैनात हर पुलिस जवान को एक खास एप्लीकेशन दिया गया है, जिसमें एक QR कोड स्कैनर शामिल है। फौरन ही फर्जीवाड़ा पकड़ेगा ये QR कोड, और जो भी यात्री फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए यात्रा करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऑन द स्पॉट जांच कर सकती है, रजिस्ट्रेशन असली है या नहीं ये पता लगाया जा सकता है। जगह जगह पे पुलिस को क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, पर्यटन विभाग वाले उन्होंने हमें प्रोवाइड कराए हैं, तो उसके तहत हम लोग रजिस्ट्रेशन कहीं भी रैंडमली भी और लगातार भी हम लोग चेक कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो इसमें अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 2013 की भयानक आपदा ने केदारनाथ घाटी को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, लेकिन 12 साल के बाद बाबा केदार की पवित्र भूमि में इस बार श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ नया है इस बार, देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2013 की आपदा के बाद लगातार केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम जारी रहा। हर साल श्रद्धालुओं को कुछ नया अनुभव मिला और इस बार 2025 की यात्रा में भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार 5 बड़े नए अनुभव श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें पहला है पंच पवित्र कुंडों के दर्शन। इसमें उषा कुंड, वृष कुंड, हंस कुंड, अग्नि कुंड और रेतास कुंड के श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। दूसरा, सरस्वती नदी पर भव्य घाट का निर्माण हुआ है, जहां श्रद्धालु सरस्वती नदी के घाटों पर स्नान कर पुण्य लाभ कमा सकेंगे। तीसरा बदलाव, 48 नए पहाड़ी नक्काशीदार भवनों का निर्माण हुआ है, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। चौथा है नया आस्था पथ, जहां भोजनालय, पेयजल, विश्राम स्थल, शौचालय के साथ ही बुजुर्गों के लिए बैठने की सुविधा है। और पांचवा, शिव म्यूजियम का निर्माण है, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को दर्शाया गया है, जहां श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव होगा। CCTV कैमरे के साथ हमने इस बार थोड़ा ज़्यादा और बढ़ाया है, ताकि जो सेफ्टी है उसको ध्यान रखा जा सके। तो हमने CCTV को और वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाई है। उसी के साथ साथ जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट था वहाँ पे, जो पिछली बार बन रहा था, इस बार वो तैयार हो गया। उसको पतंजलि के साथ मिलके हम पूरा वहाँ पे चलाएंगे, ताकि साफ़ सफाई भी रह सके और वहाँ पे वेस्ट मैनेज हो सके। केदारनाथ में जो हमारे टोकन सिस्टम होता था मंदिर के बाहर दर्शन करने का, उसको हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको हम और मजबूत कर रहे हैं। केदारनाथ के पुनर्निर्माण में जो नई नई योजनाएं वहां पर बन रही है और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से केदारनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, और यात्रा की व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकार दोनों मॉनिटरिंग कर रही है। बार बार मीटिंगें हुई और अब हम यात्रा के लिए बिल्कुल। तो इस बार अगर आप बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो तैयार रहिए नए अनुभवों, दिव्यता और अद्भुत आस्था से भरे एक अनूठे सफर के लिए। केदारनाथ धाम फिर से अपने पूरे वैभव में श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र ब्रतवाल की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि अगली खबर भी चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चारधाम यात्रा के लिए किए गए पाकिस्तानी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन विभाग ने पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशंस उनके नागरिकों के द्वारा किए गए जो है वो रद्द कर दिए हैं। बता दें आप जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं आज, और यहां पर सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश की विकास योजनाओं की बात भी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात है।
आज होने जा रही है केंद्रीय मुलाकात, मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात, और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस दौरान प्रदेश की विकास योजनाओं की बात की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मुख्य सेवक सदन देहरादून में स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने राज्य भर से आए हुए स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले लोगों से संवाद किया, उनके महत्वपूर्ण सुझावों को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्नत उत्तराखंड नामक पुस्तक का उन्होंने विमोचन भी किया। स्टार्टअप पर आधारित विभिन्न स्टॉल का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने आगामी 5 सालों में प्रदेश को पूरे देश में और विस्तार से और विकास के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है। जिले में एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करके 1000 स्टार्टअप तैयार करने का भी लक्ष्य रखा है। आपने रास्ता भी चुन लिया है और अपना लक्ष्य भी तय कर लिया है। आपको ये जान के बहुत प्रसन्नता होगी, हम दुनिया में पहले वो देहरादून में शहर के बीचों बीच बनी तकरीबन 70 साल पुरानी मजार तोड़ने पर जहां पर मुख्यमंत्री को लोगों को बधाई देते हुए देखा गया, तो वहीं सरकार की खूब वाहवाही कर रहे हैं लोग। दूसरी तरफ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी संपत्ति बता दिया है। ये पूरा मामला उलझा हुआ है, इस रिपोर्ट में समझिए। दून मेडिकल कॉलेज के कैंपस में शुक्रवार रात तोड़ी गई मजार पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड आगे आया है। मजार को बाबा कमाल शाह की दरगाह बताते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने इसे 1984 और उससे पहले के रिकॉर्ड में दर्ज बताया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी को ये बता दिया गया है और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। मामले में वक्फ बोर्ड के सामने आने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जे का अधिकार किसी को नहीं है। जो दरगाह कमाल शाह हैं बाबा, उनकी दरगाह थी और ये वक्फ बोर्ड में दर्ज है, नोटिफाइड है। इसमें जो कार्रवाई हुई वो बहुत दुखद है। मैंने स्वयं ज़िला प्रशासन को लेकर अपनी नाराज़गी माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की है और माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें जांच का आश्वासन देते हुए मुझे कहा है कि ये गलती कैसे हुई है, कैसे बड़ी चूक हुई है, इसकी जांच कराएंगे। किसकी भूमि थी, किसकी क्या थी, लेकिन उसमें भी सूचना के अधिकार में ऋषिकेश के किसी व्यक्ति ने विषय को लगाया था और उसके आधार पर वो स्थान टूटा है और स्थानों पर जहाँ जहाँ इस प्रकार के अतिक्रमण होंगे वो निश्चित रूप से टूटेंगे। ठीक है, वक्फ बोर्ड ने भी गलत कब्जा किया है और कहीं पर गलत कब्जा तो हटना चाहिए। वक्फ बोर्ड को मैं कह सकता हूँ कि वक्फ बोर्ड भी किसी सार्वजनिक संपत्ति के अंदर किसी प्रकार कब्जे की स्वीकृति नहीं दे सकता। मेडिकल कॉलेज के अंदर अब मजार थी, दरगाह थी, जो नोटिफाई थी या नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट से साफ होगा। लेकिन अवैध मजारों मदरसों पर हो रही कार्रवाई के बीच नया मामला किस दिशा में जाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उधर देहरादून में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले आरोपी साहिल खान को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर देहरादून के एक शख्स ने अवैध मजार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का वीडियो और फोटो साझा किया था, जिस पोस्ट पर साहिल खान ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इसको गिरफ्तार किया। हरिद्वार से खबर आ रही है इस समय एक बड़ी, जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भगत सिंह चौक सड़क पर चिपकाए गए पाकिस्तान के झंडे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हटाए सड़क से पाकिस्तान के ये झंडे। पुलिस शरारती तत्वों की पड़ताल कर रही है। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद में 2 नाबालिग लड़कियां गंगा नहर में डूबकर लापता हो गई हैं। गंग नहर में डूबकर ये लड़कियां लापता हो गई हैं। यहां छठ घाट पर एक फैमिली नहाने के लिए पहुंची हुई थी और इस दौरान उन लड़कियों का छोटा भाई नहाने के दौरान पानी में डूबने लगा, जिस पर दोनों बहनें ईशा और मनीषा ने भाई को तो डूबते हुए देखते पानी में कूदकर बचा लिया, लेकिन दोनों खुद डूब गई और इस समय लापता हैं।
उधर विकासनगर के कटापत्थर में यमुना नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल 6 युवक विकासनगर के कटापत्थर में घूमने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान युवक नदी में नहाने के लिए उतरा, एक युवक पानी में डूब गया। जानकारी के मुताबिक जूरो डैम से यमुना नदी में पानी छोड़ा गया था। इसकी वजह से नदी में पानी का स्तर बढ़ गया और इसी में ये घटना हो गई। चलो चलो खींचो खींचो, हल्का हल्का खींचते रहो। और इस समय हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। 6 लोग घायल हुए हैं। चोरगलिया रोड पर 2 कारों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। एक बच्चे की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए। दोनों कारों में टक्कर के बाद आग लग गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि किस तरह से दोनों गाड़ियां जलकर नष्ट हो चुकी हैं। एक बच्चे की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। 2 कारों के आमने सामने की टक्कर, रफ्तार बहुत ज़्यादा रही होगी, तभी देखिए दोनों गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी हैं। उधर विकासनगर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक अवैध खनन से भरे हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पास खड़े हुए हैं और ड्राइवर पर भड़क रहे हैं। वहीं विधायक ने पुलिस को फोन करके मौके पर भी बुलाया है, लेकिन आरोप है कि पुलिस काफी देर से वहां पहुंची है। मौके पर पहुंची पुलिस को अवैध खनन से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया है। हमारा इतना खराब है, अब नहीं आ रहे, मतलब मैं बता क्या था तुम्हें कि हाँ भाई तू अपना चोरी का ट्रक इधर उधर कर ले, नहीं तो यदि आम आदमी आएगा तो उसके लिए पुल पे जगह नहीं दोगे। इतना तो मार दिमाग। और ये इतनी सारी भीड़ काय को बुला ली थी गाँव वालों की? तुम्हें नहीं बुलाया, उसको तैने बुलाया, वो कार वाले को, उसको तैने बुलाया। क्या गुंडागर्दी भी करोगे ऊपर से? लोगों को धमकाने के लिए बुलवाओगे? हालात बद से बदतर हैं। जो कार्य जो है पुलिस को करना चाहिए था, खनन विभाग को करना चाहिए था, और ना तो पुलिस कर रही है ना खनन कर रही है, विधायक को स्वयं करना पड़ रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि विकासनगर क्षेत्र में खनन माफिया जो है अपना राज चलाने का काम कर रहे हैं।